हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड परीक्षा स्टूडेंट्स। आज 6 जून है और आज से झारखंड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी पर हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं। और अंत में मैं आपसे 2 क्विज क्वेश्चंस भी पूछने वाला हूं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। पहला क्विज क्वेश्चन तो आपका झारखंड करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड होगा और दूसरा क्विज क्वेश्चन आपका झारखंड जीएस से रिलेटेड होगा। आगे पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, पवन कुमार रवि जी, आपने जो सजेशन मांगा था ना, बुक लिस्ट मांगा था जीएस से रिलेटेड, वो हम लोगों ने पिन डाउन कर दिया है। आप एक बार परचेज करके देखें। मुझे पर्सनली उस पर्टिकुलर बुक का जो है लेआउट मुझे पसंद आता है, वो उसका वे ऑफ प्रेजेंटेशन पसंद आता है। तो वहाँ से आप जो पहला बुक मैंने सजेस्ट करा है आपको, दृष्टि आईएएस वाला, वहाँ से आप सब्जेक्टिव पढ़ सकते हैं और ऑब्जेक्टिव के लिए आप लूसेंट या क्राउन पब्लिकेशन का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हिंदी मीडियम से था तो ये 2 बुक मुझे बेस्ट लगता है। इंग्लिश मीडियम के लिए थोड़ा सा अलग हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज के लिए, झारखंड से किन्हें डॉक्टर वर्गीस कुरियन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन को देखते हुए आपको सबसे पहले ध्यान में आना चाहिए कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन का संबंध किस रेवोल्यूशन से है। तो इन्हें जो है आपका मिल्क रेवोल्यूशन का जनक माना जाता है। जिस प्रकार आपको ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक एम एस स्वामीनाथन जी को माना जाता है, उसी प्रकार इंडिया में मिल्क रेवोल्यूशन लाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। तो अभी आपका हाल ही में 1 जून बीता है ना, तो वहाँ पर आपका क्या था, मिल्क डे के रूप में मनाया जाता है। तो उसी दिन इनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुकुल प्रसाद सिंह। और इन्हें इस सम्मान से क्यों सम्मानित किया गया है उसे भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। झारखंड सरकार के गव्य विकास निदेशालय के पूर्व सहायक निदेशक मुकुल प्रसाद सिंह को डेयरी डेवलपमेंट के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए डॉक्टर वर्गीस कुरियन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। विश्व दुग्ध दिवस यानी कि 1 जून को, उस दिन हम लोगों ने इसके बारे में डिटेल में पढ़ा भी था, के अवसर पर उन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान देने की घोषणा की गई है। सिंह को यह अवार्ड वर्चुअल माध्यम से प्रमाण पत्र संप्रेषित करते हुए दिया गया है। और एक चीज़ रिवाइज कर ले, क्योंकि आपका दुग्ध दिवस से रिलेटेड है। झारखंड जो है आपका पूरे भारत में अगर मिल्क प्रोडक्शन की बात की जाए तो 16th पोजीशन पर स्टैंड करता है। तो ये रैंकिंग आप याद रखेंगे, जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। वर्तमान में वे कोडरमा में जिला गव्य विकास पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। झारखंड के किसानों और पशुपालकों को गव्य विकास के लिए समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, पशुपालकों के लिए मिल्क कोऑपरेटिव एवं दुग्ध उत्पादकों के लिए मिल्क फेडरेशन का गठन, पशुओं को के नस्ल सुधार, पौष्टिक चारा उत्पादन सहित अन्य कार्यों का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। तो ये सब एक कमेंडेबल एफर्ट्स या योगदान कह लीजिए, जिनके कारण उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत अधिकतम कितने मासिक किस्त में बकाया जारी करने पर कुल डीपीएस माफ़ किया जाएगा? इसमें आपको 2-3 चीज़ समझना पड़ेगा कि आखिर ये डीपीएस क्या होता है, ये वन टाइम सेटलमेंट योजना क्या है। ये जो है आपका 4 जून को कैबिनेट की मीटिंग हुई थी। लगभग 50 दिन के बाद ये मीटिंग हुई है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा था तो कोई कैबिनेट मीटिंग पॉसिबल नहीं थी। उस दिन आपका जो है 38 इस प्रकार से जो भी है अप्रूवल्स दिए गए हैं, स्कीम्स योजना जो भी कह लीजिए, तो उसी में आपका ये एक इंक्लूडेड है, वन टाइम सेटलमेंट योजना। तो पहले आप समझिए कि ये डीपीएस क्या होता है, सरचार्ज का क्या अर्थ होता है, क्यों ये लगाया जाता है। इस प्रकार थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो डीपीएस का फुल फॉर्म होता है डिलेड पेमेंट सरचार्ज। मैं इसे थोड़ा दूसरे कलर में लिखता हूँ तो समझ आएगा। सरचार्ज क्या है इसे समझ लीजिए। सरचार्ज इज बेसिकली एन एडिशनल चार्ज। क्या है? एक एडिशनल चार्ज और टैक्स और पेमेंट दैट अ कंपनी एड्स टू द ऑलरेडी एक्सिस्टेंट कॉस्ट ऑफ अ गुड और सर्विस। तो पहले से जो चल रहा है उसमें एक एडिशनल चार्ज या एक टैक्सेशन सिस्टम कह लीजिए, उसे सरचार्ज कहा जाता है। जो लोग इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से होंगे वो थोड़ा थोड़ा ये चीज़ समझ रहे होंगे, सरचार्जिंग क्या होता है। ये आप एक कॉन्सेप्ट है, वो आपको पढ़ना भी है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले बैकग्राउंड में। मेनी इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग ट्रैवल, टेलीकॉम एंड केबल वायर वाला कॉन्सेप्ट विल एड सरचार्ज टू ऑफसेट द कॉस्ट ऑफ हायर प्राइसेस सच एज फ्यूल ऑल द रेगुलेटरी फीस इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो ये मतलब होता है आपका सरचार्ज का। और यहाँ पर बिजली वाले सेक्टर में आ जाएंगे तो इसका मतलब हो रहा है डिलेड पेमेंट सरचार्ज। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे डीपीएस का क्या अर्थ हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका
4 मंथ, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। एक एक करके सारे पॉइंट वाइज थोड़ा बुकिश लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं। झारखंड की कैबिनेट ने ग्रामीण घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत राहत प्रदान करने की मंजूरी दी है। कैबिनेट ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड यानी कि JVBNL के ग्रामीण उपभोक्ताओं को वन टाइम सेटलमेंट के तहत अधिकतम 4 मासिक किस्त में बकाया जारी करने पर कुल DPS जो है आपका सरचार्ज या एडिशनल चार्ज कह लीजिए, टैक्सेशन कह लीजिए, वो माफ़ करने का डिसीजन लिया है। यानी कि अगर आप 4 मासिक किस्त में अब जितना भी आपका जो बकाया है वो अगर आप चुका दे रहे हैं तो आपका जो है DPS चार्ज नहीं लगेगा। ये सिर्फ लेकिन आपका ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए, अर्बन एरियाज़ में ये अप्लाइड नहीं है। विवादित बिलों के निपटान के मामलों में विवाद की तिथि जो है आपका वो 31 मार्च 2021 की अवधि तक DPS पे भी छूट पर विचार किया जा रहा है। जिन मामलों में पहले से FIR किया जा चुका है उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। चलिए, थर्ड क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कब किया जाएगा? देखिए, आप बहुत दिन से इस एयरपोर्ट के बारे में पढ़ रहे होंगे, बहुत सारी स्पेकुलेशंस भी चल रहे थे इसके बारे में, लेकिन अभी क्या है, ये सब कुछ फुल एंड फाइनल आपका एक तरह से ये फाइनलाइज कर दिया गया है। और ये जो है आपका 31 जुलाई तक इसे जो है आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हैंडओवर कर दिया जाएगा, के द्वारा हैंडओवर कर दिया जाएगा सरकार को। और इसका उद्घाटन जो है आपका 17 सितंबर को, जिस दिन आपका PM नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, उस दिन इसका उद्घाटन किया जाएगा। अब इसके बहुत सारे फायदे हैं, एक एक करके सारे एस्पेक्ट को हम लोग स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका, देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 17 सितंबर 2021 को किया जाएगा। 4 जून को दिल्ली में गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के प्रस्ताव पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी के मंत्रालय, याद रखिएगा, ने देवघर एयरपोर्ट के काम को फाइनल करने के साथ साथ इसके उद्घाटन की टाइमलाइन भी तय कर दी है। अगर देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज बनकर तैयार है तो इसका बहुत बड़ा क्रेडिट आपका जाता है गोड्डा के जो अभी वर्तमान में सांसद है डॉक्टर निशिकांत दुबे जी का। और साथ ही ये एयरपोर्ट ही नहीं, आपका देवघर में अभी जो एम्स का निर्माण हो रहा है उसमें भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपका डॉक्टर निशिकांत दुबे जी का। जब से ये इस क्षेत्र से सांसद रहे हैं, बहुत सारा काम आपका संथाल परगना में हो रहा है। ये सच मानिए, ये हो रहा है क्योंकि मैं इस 3 साल से कवर कर रहा हूँ झारखंड करंट अफेयर्स को, तो मैं इसे अच्छे से फॉलो कर रहा हूँ। देवघर एयरपोर्ट चालू होने से झारखंड, बिहार और बंगाल के यात्रियों को सुविधा मिलेगी। कौन कौन सा 3? अभी स्टार्टिंग में ये सिर्फ 3 स्टेट्स को कवर कर रहा है। वहीं कोलकाता, पटना, बांगडोगरा और रांची एयरपोर्ट के बीच में देवघर एयरपोर्ट होगा। देवघर एयरपोर्ट के चालू होने से इस इलाका में धार्मिक स्थानों में के साथ साथ आर्थिक विकास में भी तेजी आएगी। आप जान रहे हैं ना, बाबा नगरी कहा जाता है, आपको बाबा जी की नगरी कहा जाता है देवघर को। तो इसमें बहुत सारी रिलीजियस टूरिस्ट जो है उसका विकास होने की बहुत अधिक संभावना बढ़ जाएगी आपका एयरपोर्ट के चालू होने से। साथ ही आपका एम्स में जो OPD शुरू हो रहा है ना, तो उसमें जो है आसपास के जितने एरियाज़ कह लीजिए, संथाल डिवीज़न कह लीजिए आप, या फिर आपका बंगाल, उड़ीसा, ये सब जगह के लोगों को भी यहाँ पर आने में सुविधा होगी, क्योंकि एम्स तो आपका नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट हो गया ना, मेडिकल इंस्टीट्यूट। ठीक है, चलिए, आप कुछ जो देवघर एयरपोर्ट से जुड़ी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जिस प्रकार से आप बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को स्टडी करते हैं, उसी प्रकार से आपको आप देवघर एयरपोर्ट को भी स्टडी करना पड़ेगा। अगर बिरसा बिरसा एयरपोर्ट से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं तो आप इससे भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए, फर्स्ट पॉइंट है आपका, AAI यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन और राज्य सरकार के सहयोग से इस हवाई अड्डे का निर्माण किया गया। टोटल कितना लागत है? 500 करोड़ की लागत आई है। 653.75 एकड़ भूमि पर यह फैला हुआ है। 4000 स्क्वायर मीटर में ही टर्मिनल भवन और 2,500 मीटर लंबा इसका रनवे है। एयरबस जो है आपका 320 समेत अन्य यात्री विमानों के लिए उपयुक्त है। 6 इन-चेक काउंटर होंगे। इसके तहत 2 टर्मिनल बिल्डिंग में 2 आगमन पॉइंट और 200 यात्रियों को संभालने की एट अ टाइम क्षमता होगी। ये वाला पॉइंट थोड़ा सा याद रखेंगे। टर्मिनल भवन का डिज़ाइन पूरी तरह से बाबा बैद्यनाथ मंदिर और झारखंड की संस्कृति के अनुसार किया गया है, ताकि आपका टूरिज़्म प्रमोट हो सके और लोगों को झारखंड की विराट संस्कृति से अवगत कराया जा सके। ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। 2 चीज़ याद रखना, ये पॉइंट आप याद रखेंगे और ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि इसकी लागत कितनी है और एरिया कितना है। ठीक है, चलिए, उसके बाद है आपका, अभी हाल ही में शिव नारायण जायसवाल जी का निधन हो गया है। वे इनमें से क्या थे? इनका निधन 2 जून को हुआ है। तो ये सभी थे, मतलब रांची के पहले मेयर भी ये रहे हैं, कांग्रेस के नेता रहे और महात्मा गांधी से इनका काफ़ी करीबी संबंध रहा है। इनफैक्ट जब महात्मा गांधी आपके रामगढ़ अधिवेशन के लिए, ये 1940 की बात है,
जब ये आपके रामगढ़ से रांची जा रहे थे तब इनके साथ जाने वाले थे आपके शिव नारायण जायसवाल जी, और इन्होंने अपने कार भी इनको दी थी। ठीक है, इनको टैग भी राजा का जो था उपाधि दिया गया था, सम्मानित किया अंग्रेजी सरकार से, लेकिन इन्होंने स्ट्रगल में जब ये जब भारत के स्वतंत्रता संग्राम में ये इन्वॉल्व होते हैं तब ये उपाधि ये लौटा देते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है महात्मा गांधी जी भी इन्हें ताम्रपत्र देकर सम्मानित करते हैं, ताम्रपत्र। ठीक है, एक एक करके सारे पॉइंट को देख लेते हैं। 2 जून को शिव नारायण जायसवाल जी का निधन हो गया है। वे रांची के पहले मेयर यानी 1963 से 76 तक रहे हैं। उसके बाद है आपका इन्हीं के साथ इन्हीं के कार में महात्मा गांधी 1940 में सवार होकर रामगढ़ अधिवेशन के लिए रांची से रामगढ़ गए थे। उन्होंने बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री के बी सहाय, ये नाम फैमिलियर होगा अगर आपने झारखंड आंदोलन वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ा है। इनफैक्ट अगर आपने मनीष रंजन भी पढ़ा है तो भी आप इस नाम से फैमिलियर होंगे। को चुनाव प्रचार के लिए अपने निजी हेलीकॉप्टर मुहैया कराया था। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें राजा की उपाधि से नवाजा था, लेकिन बाद में महात्मा गांधी के संपर्क में आने के बाद उन्होंने अपनी इस उपाधि का त्याग किया। आज़ादी में उनके सराहनीय योगदान को देखते हुए महात्मा गांधी ने उन्हें ताम्रपत्र से नवाजा था। ठीक है, इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी होगा। चलिए 5वां क्वेश्चन है, गेतलसूट डैम में कितने मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो ये काफ़ी दिन से प्रपोज्ड है। आप 2019 का अगर करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको गेतलसूट डैम का जिक्र मिलेगा और फ्लोटिंग सोलर संयंत्र या पावर प्लांट कह लीजिए उसका जिक्र मिलेगा। 2020 का पढ़ेंगे तो उसमें भी मिलेगा। अब 2021 का मिला तब जाके आपका बजट पास हुआ। पढ़ कब से रहे? 19 से। बजट कब से पास हुआ है आपका? 21 में। तो देख रहे हैं ना कितना लैप्स होता है टाइम ड्यूरेशन, इसीलिए योजना को समय पर आपका जो है पूरा नहीं किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100 मेगावाट। एक एक करके सारे पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। ये भी आपका कैबिनेट द्वारा जो मीटिंग किया गया था, जो 38 स्कीम्स को जो अप्रूवल दिया गया उसी में ये भी शामिल है। राजधानी के गेतलसूट डैम में 100 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। अब जो केंद्र सरकार के द्वारा लक्ष्य रखा गया उसे भी एक बार रिवाइज कर लीजिए। ऐसे मैंने आपको बहुत बार पढ़ा चुका हूँ। केंद्र सरकार के द्वारा 175 गीगावाट यानी कि 1000 मेगावाट, ये सब कन्वर्सन आप गीगा, मेगा, नैनो, ये सब आपको पता होना चाहिए अच्छे से। फिजिक्स में आपको ये सब पूछ सकता है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को वर्ष 2022 तक विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें आपका 100 गीगावाट सोलर पावर से उत्पादन करने का लक्ष्य है। उसी के जो है ना, इसी सब को ध्यान में रखते हुए आपका सोलर फार्मिंग हो गया, कुसुम योजना, ये सब झारखंड में संचालित किया जा रहा है। इसके साथ साथ आपका एक और एडिशनल रखा गया है, झारखंड के रांची के रुक्का डैम में भी आपका फ्लोटिंग सोलर संयंत्र की स्थापना की जाएगी। चलिए प्रीवियस कुछ क्वेश्चन को डिस्कशन कर लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के किस नगर परिषद को सम्मानित किया था? पास्ट टेंस हो गया, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा झुमरी तिलैया। आप में से मैक्सिमम ने इसका करेक्ट आंसर दिया, कांग्रेचुलेशन। थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के क्रियान्वयन में सबसे अच्छा प्रदर्शन के लिए झुमरी तिलैया नगर काउंसिल, इंग्लिश हो गया, ये हिंदी हो गया, भारत सरकार ने बेस्ट परफॉर्मिंग म्युनिसिपल काउंसिल के रूप में चयनित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन झुमरी तिलैया नगर परिषद को सम्मानित किया था। उस समय हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा भी था इसके बारे में। पूरे देश से आपके 20 नगर निकायों का इस पुरस्कार के लिए चयन किया गया, जिसमें आपका 4 नगर निगम, 8 नगर परिषद और 8 नगर पंचायत, ये तीनों कॉन्सेप्ट उम्मीद करते हैं आप अच्छे से अब तक समझ गए होंगे। इसमें झारखंड से आपका झुमरी तिलैया नगर परिषद एकमात्र नगर निकाय है जो शामिल हुआ था। ठीक है, चलिए इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। पाल शासकों के समय बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय झारखंड में फल फूल रहा था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वज्रयान। और आपने से मैक्सिमम ने इसका करेक्ट आंसर दिया, कांग्रेचुलेशन। आज के लिए आपका क्वेश्चन है थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, आंसर करने की कोशिश करेंगे। रिपोर्ट वाला क्वेश्चन मैंने पूछा है। क्वेश्चन है आपका, झारखंड के कितने प्रतिशत आबादी बुजुर्गों की श्रेणी में आती है? तो ये जो सर्वे किया गया है ये आपका लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया, इनके द्वारा ये सर्वे किया गया। और इसके अनुसार मैं बता दूं सबसे ज़्यादा लाइफ स्पैन जो है वो केरला का है। झारखंड का कितना है वो आप बताइए। तो 7.1, 12.9%, 19.6% या 20.8%। आंसर करें कि इनमें से कौन सा है आपका जो ओल्ड एज कैटेगरी में आता है झारखंड के लिए। अब देख लीजिए जीएस वाला क्वेश्चन, झारखंड के किस जिले में शंख नदी का उद्गम स्थल है? आपके ऑप्शन है रांची, लोहरदगा, गुमला या लातेहार। चलिए अपने आंसर को कमेंट करें। मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।